बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमने शुरू किया था और उसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दी थी मैंने। उन बेसिक चीज़ों में रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इसके साथ जनाब आपको ये बता दिया था हमने कि इसके साथ हमने डिस्कस कर लिया था जनाब, क्या डिस्कस कर लिया था, और इसके साथ साथ कि इक्विलिब्रियम स्टेट किसे कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेट हम किसे कहते हैं, एज वेल एज हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है। जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में जाते हैं इतने मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आते हैं सेम टाइम पर, सेम कॉन्सेंट्रेशन के साथ। इसके अलावा जो है वो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो बेसिकली डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है ना। और एज वेल एज हमने ये पढ़ा था कि जो इक्विलिब्रियम है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होमोजीनस और एक हेट्रोजीनस। होमोजीनस इक्विलिब्रियम में अगर सारी स्टेट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की सेम है तो उसे हम नाम देते हैं होमोजीनियस का। और अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट है तो उसको हम नाम देते हैं हेट्रोजीनस का। अब जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट के लिहाज से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉ है। इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, या इसको लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं और इसे हम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब देखते हैं जनाब कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ मास एक्शन जो है अब वो क्या है, इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, इसकी एप्लीकेशन भी आती है। आज हम लॉ डिस्कस करेंगे, लॉ डिस्कशन के बाद फिर हम बाद में चला एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। अब तो देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है कि इसको सबसे पहले गर्ल्डबर्ग और वॉज, स्कैंडिनेवियन ये साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, गर्ल्डबर्ग एंड वॉज। इन्होंने इस्टेब्लिश किया रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स of reversible reaction, formulated a law in 1864 called law of mass action or law of equilibrium. अब जरा गौर से इस लॉ को आप देखिएगा, समझिएगा कि ये लॉ क्या कहता है। इसको गल्डबर्ग और वॉज नामी साइंटिस्ट ने 1864 में एक रिलेशन ऑब्जर्व किया, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के माने क्या है कि जितने टाइम में रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, जितना टाइम लग रहा है रिएक्शन को, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर जल्दी रिएक्शन हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन के फास्टर होने के माने ये होंगे कि रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन के स्लो होने के माने ये होंगे कि जो रिएक्शन है वो स्लो हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कि अगर हमें रिएक्शन को फास्ट करना है, इसका रेट हमें ज्यादा करना है, तो रेट ज्यादा करने के लिए हमें क्या क्या फैक्टर्स यूज करने हैं, किस तरह हम किसी रिएक्शन के रेट को ज्यादा कर सकते हैं, ये बातें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में, जिसको लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहा जाता है। इसे 1864 में गर्डबर्ग ने और वॉज ने से कहा। अब देखिएगा एट कॉन्स्टेंट, इसकी स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the rate of reversible reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substances. इसमें अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में दो तरह से दिया हुआ है कि पहली बार अगर कोई सिंगल, यानी कि अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को देखें, बुक को भी छोड़ देते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को देखें तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिवर्सिबल रिएक्शन का जो रेट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस से रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। अब यहाँ पर एक्टिव मासेस मैंने आपको समझाया था बेटा कि एक्टिव मास के माने क्या होंगे कि हम जो कंसंट्रेशन यूज करते हैं उस कंसंट्रेशन को हम नाम देते हैं एक्टिव मास का। जो हम कंसंट्रेशन यूज करते हैं इस कंसंट्रेशन को हम क्या नाम देंगे, एक्टिव मास का इसे नाम दिया जाएगा। कंसंट्रेशन है या सॉल्युबिलिटी है, अगर आपको याद हो, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी, इन सबको हम नाम देते हैं या एक्टिव मास, इन सब के माने एक हैं, कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी, मोलैरिटी,
या एक्टिव मास, और इसको हम शो करते हैं लार्ज या स्क्वायर ब्रैकेट से। लिहाजा लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उन सब्सटेंसेस का जो जो भी एक्टिव मास है, उन एक्टिव मास के प्रोडक्ट से रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अगर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इसके माने ये होंगे कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। और अगर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, कम। यानी कि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन में इजाफा करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन में इजाफा कैसे करेंगे हम, कि हम उन सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा कर देंगे। जब कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन में इजाफे के साथ साथ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन याद रखिएगा कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वैलिड है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उनके लिए ये लॉ ऑफ मास एक्शन वैलिड होता है कि अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, उस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट से। अगर हम एक्टिव मासेस की कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मासेस कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में इजाफा होगा। अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसके लिए हम सपोज करते हैं टर्म एक्टिव मास मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, और जो हम कंसंट्रेशन मेजर करेंगे वो मेजर करेंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर। ये देखिएगा, law of mass action can be explained on the basis of collision theory, which tells that the chemical changes occurs due to the effective collision of reacting molecules. The greater of concentration reacting molecules, the higher the rate of effective collision. Effective collision जब reaction होता है तो reaction में reactants के molecules आपस में collide होते हैं, टकराते हैं। और टकराने के बाद जब उनके खास एनर्जी वो ऑब्टेन कर लेते हैं तो उस एनर्जी को ऑब्टेन करके वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। उस कोलिजन को जिसमें रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हैं और कोलिजन के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, इस कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन का नाम देते हैं। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इसके माने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है बेटा, कंसंट्रेशन की यूनिट जो है ये है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन की जो यूनिट है ये है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। लिहाजा अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने के माने ये हैं, कंसंट्रेशन ज्यादा होने के माने ये होंगे कि उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो उनका कोलिजन ज्यादा होगा। जब कोलिजन ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के माने ये होंगे कि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का इजाफा हो रहा है, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का इजाफा होगा तो उसमें कोलिजन के चांसेस ज्यादा हैं, और कोलिजन के चांसेस ज्यादा होने के माने रिएक्शन फास्टर हो सकता है। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के लिए कंसीडर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टिंग अकर इन अ होमोजीनस सिस्टम एट गिवन टेम्परेचर। होमोजीनस के माने क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं इनकी स्टेट सेम है, यानी कि सारे लिक्विड हैं या सारे सॉलिड हैं या सारी गैसेस हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर स्टेट सेम होगी
तो उसको होमोजेनस सिस्टम कहेंगे, और अगर इनकी स्टेट डिफरेंट होगी तो उसको हम नाम देंगे हेट्रोजीनस का। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक इक्वेशन है एम ए प्लस एन बी, और यहां से हम ऑब्टेन करते हैं एक्स सी प्लस वाई डी। यहाँ ए बी रिएक्टेंट्स हैं, सी और डी प्रोडक्ट्स हैं, इसके साथ जो एम और एन है ये हमने इनको बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट लिखा है, और ये इनका वॉल्यूम कहलाएंगे। इस तरह एक्स और वाई जो है बेसिकली इनका वॉल्यूम होंगे। अब लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो, अगर रिएक्टेंट की बात करोगे तो ये जब कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में तो उसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। या प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट में, जिसको हम नाम देते हैं बैकवर्ड रिएक्शन का। लिहाजा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये इसकी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, और जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से। लिहाजा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। और ऑब्वियसली जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बेटा। अब आते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनटू बी। अच्छा देखिए, जो वॉल्यूम के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, जो हम वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा एम और एन वॉल्यूम है, एक्स और वाई वॉल्यूम है, जब वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल करें वॉल्यूम इसकी पावर बन जाती है। देख लें आप, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और ये हो जाएगा इसकी पावर एम और पावर एन, अगर वॉल्यूम गिवन है। अगर कोई नंबर गिवन है तो पावर बन जाएगा, अदरवाइज उसको पावर ऐसे लिखेंगे आप, आर एफ इज इक्वल टू के वन ए की पावर एम बी की पावर एन। ये इक्वेशन नंबर वन है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो वॉल्यूम होता है वो इसकी पावर बन जाती है। लिहाजा आर बी इज इक्वल टू के टू सी एक्स एंड डी वाई, ये इसकी पावर। अगर फर्स्ट कर लें ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम स्टेट पर, तो इक्विलिब्रियम स्टेट के माने क्या होंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके। अब फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है बेटा, के वन ए की पावर एम बी की पावर एन, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, के टू सी की पावर एक्स डी की पावर वाई। देखिए के वन और के टू यहाँ कॉन्स्टेंट है, के वन और के टू कॉन्स्टेंट है, लिहाजा इस कॉन्स्टेंट को हम अलग कर लेते हैं। तो के वन अपॉन के टू, ये K2 नीचे आ गया, और यहाँ का A और B यहाँ नीचे आ गया, तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर X G Y A M और B M। देखिए K1 कांस्टेंट है, K2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो आंसर कांस्टेंट आ जाएगा। लिहाजा इस K1 अपॉन K2 को हम सपोज कर लेते हैं KC। जो K1 अपॉन K2 है, इस K1 अपॉन K2 को हम क्या सपोज कर लेते हैं, KC। तो KC क्या हो जाएगा, CX dy अपॉन AM और BM, ये हो जाएगा KC। KC जो है इसको हम एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, और ये एक्सप्रेशन बेसिकली इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कहलाती है। जो एक्सप्रेशन है यहाँ देखें, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे है, इस एक्सप्रेशन को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन का। ये लॉ ऑफ मास एक्शन की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन को हम नाम क्या देंगे, इसे हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन का। इसको हम क्या नाम देंगे, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। यहाँ केसी जो है ये कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव masses of product to that the of reactants in equilibrium expression। कि अगर आप प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट के एक्टिव मास, ये जो प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट की ये रेशियो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें याद रखिएगा, जब आप
इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ऊपर आएगी और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा नीचे आएगी। Kc is the ratio of concentration of product to concentration of reactant at equilibrium expression। कि जब आप इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी उसको आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आएगा उस आंसर को हम नाम देते हैं, उस आंसर को हम नाम देते हैं क्या, रेट कांस्टेंट, या इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देते हैं और के सी से इसको शो किया जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा ये तो वही चीज रिपीट हुई है। अब आते हैं, एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी, दो होते हैं। केपी पहले आप समझ लें कि केपी क्या होगा। For the homogeneous gaseous equilibrium, partial pressure may be used instead of concentration because at the given temperature, partial pressure of gas is proportional to the concentration। अब जरा देखिएगा कि एक्चुअल अगर हमारे पास ऐसा हो कि अगर हमारे पास गैसेस का कोई इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आपके पास गैसेस का गिवन हो, गैसेस आपको गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जो होमोजीनस गैसेस का इक्विलिब्रियम है। गैसेस की अगर हम बात करते हैं, अगर हम गैसेस की बात करते हैं, फर्ज कर लें कि गैसेस का हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है और ये फर्ज कर ले ये सिस्टम हमारे पास क्या है कि ए फर्ज कर लें, ए और जनाब इसके बाद प्लस बी, और यहां से हम ऑब्टेन करते हैं, यहां से हम ऑब्टेन करते हैं, फर्ज कर लें कि यहाँ से हम ऑब्टेन जो करते हैं, कि हम ऑब्टेन करते हैं, फर्ज कर लें कि यहाँ से हमने जो ऑब्टेन कर लिया कि हमने सी और प्लस जो है वो डी हमने हासिल कर लिया। ये हमारा, अच्छा इसमें याद रखिएगा कि ए बी सी और डी ये सारी गैसेस हैं, ये सारी क्या गैसेस हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हम इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनाएंगे तो हम इसके इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, क्योंकि सारी गैसेस हैं, सारे रिएक्टेंट गैसेस हैं, सारे प्रोडक्ट गैसेस हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन के बजाय इस्तेमाल करते हैं गैसेस का पार्शियल प्रेशर। ठीक है। अब जैसे कि हम इसके लिए क्या लिखेंगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ जो है ये आ जाएगा के, और इसके साथ हम लिखते हैं पी, के पी, और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, और इसके बाद जनाब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। और यहाँ पर जो हम चेंजेस करेंगे वो चेंजेस क्या करेंगे, हम चेंजेस करेंगे इस तरीके से, देखिएगा चेंजेस हम करेंगे, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, ऑफ गैस ए हो जाएगा, फिर उसके गैस सी हो जाएगी, गैस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी हो जाएगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी भी लिख देता हूँ मैं। और इसके बाद क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ डी हो जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और इसके बाद आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ जाएगा। तो अब देखें कि अगर हमारे पास सारी गैसियस स्टेट मौजूद है तो ऐसी कंडीशन में गैसेस स्टेट की कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन के बजाय इस्तेमाल करेंगे पार्शियल प्रेशर। और अगर हम गैसेस का पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं तो ऐसी सूरत में हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे वो के पी के बजाय हम इस्तेमाल करेंगे के सी। जो इक्विलिब्रियम हम कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं
वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहलाएगा, Kp के बजाय क्या कहलाएगा, Kc। Kc के बजाय क्या कहलाएगा, Kp। अगर कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल कर रहे हो, अगर कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल कर रहे हो तो हम इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे हम, Kc। और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर यूज कर रहे हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे Kp। और Kp को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट gases to the to that of partial pressure of reactant gases in equilibrium expression। कि जो रिएक्टेंट गैसेस है, प्रोडक्ट गैसेस हैं, क्योंकि ये होगा सिर्फ गैसेस के लिए। Kp के माने होंगे कि आपने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है फॉर द पार्शियल प्रेशर, और Kc के माने होंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट प्रेशर। Kp के माने होंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल प्रेशर। अगर Kp आ रहा है तो Kp के माने कि आपने वहां पर जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया उसमें सारी गैसेस हैं और आपने कॉन्सेंट्रेशन के बजाय गैसेस का पार्शियल प्रेशर यूज किया, ठीक है। और अगर Kc आ रहा है तो उसके माने क्या है कि हमने गैसेस की, गैसेस हो या कोई भी हो, हमने अगर गैसेस नहीं है तो हमने इस्तेमाल की उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो हम Kc लिखेंगे, अगर हमने पार्शियल प्रेशर यूज किया है तो हम उसके लिए Kp लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर सिर्फ गैसेज स्टेट मौजूद है, तो अगर तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के गैसेस हैं तो हम ऐसी सूरत में गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन के बजाय हम इस्तेमाल करेंगे उसका पार्शियल प्रेशर, और ऐसी कंडीशन में हम Kc के बजाय क्या लिखेंगे, Kp। ठीक है भाई। अच्छा अब जरा देखते हैं हम, ये आप देखिए ये वो ये आ गया जो मैंने यहाँ लिखा है बेटा, ये वो आ गया, ये पार्शियल प्रेशर जो है वो मैंने लिखा है वही चीज आ गई। यहाँ पीसी पीडी पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और पीए पीवी पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैसेस हैं। अगर यहाँ पर सी और डी और ए बी जो है वो इनके वॉल्यूम, ये केपी है। सही है बेटा। लिहाजा अगर हम कॉन्सेंट्रेशन, तो लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बाद हम केसी यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर यूज कर रहे हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे केपी। अब देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली हमें रेट ऑफ रिएक्शन की बात बता रहा है। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन में इजाफा करना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन में इजाफा करना है तो बेसिकली हम कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मासेस में इजाफा करेंगे। अब दो हमारे पास आ गए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। एक है जो जहां हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो हम जनाब इस्तेमाल करेंगे Kc, और अगर हम पार्शियल प्रेशर यूज करना हम इस्तेमाल करेंगे Kp। याद रखना कि अगर सारा सिस्टम होमोजीनस है और गैसियस है, यानी तमाम रिएक्टेंट गैसेस हैं, तमाम प्रोडक्ट्स गैसेस हैं, तो ऐसी सूरत में हम गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन के बजाय इस्तेमाल करते हैं गैसेस का पार्शियल प्रेशर। क्योंकि जो गैसेस का पार्शियल प्रेशर है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेटेड होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है, और हम आसानी से कंसंट्रेशन के बजाय हम इस्तेमाल कर सकते हैं गैसेस का पार्शियल प्रेशर। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर याद यूज कर रहे हैं, अच्छा कब यूज करेंगे बेटा, जब जो इक्वेशंस तुम्हें दी जाएंगी उसमें सारे रिएक्टेंट गैसेस होंगे, सारे प्रोडक्ट गैसेस होंगे, तो ऐसी सूरत में हम गैसेस का पार्शियल प्रेशर जो है वो यूज करेंगे। और जब पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे तो हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन तो वैसे लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा, रिएक्टेंट नीचे आ जाएगा। फर्क क्या होगा कि प्रोडक्ट के अंदर भी गैसेस हैं, रिएक्टेंट के अंदर भी गैसेस हैं, तो पार्शियल प्रेशर जो है गैसेस के प्रोडक्ट में, पार्शियल प्रेशर जो गैसेस का वो ऊपर आ जाएगा प्रोडक्ट वाला, और रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर नीचे आ जाएगा, और हम Kc की जगह क्या लिखेंगे, Kp लिखेंगे। ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है वो कहना है, ठीक है। तो इस तरह लॉ ऑफ मास एक्शन कंप्लीट हो गया। अब एक रिलेशन हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर फिजिकल क्लास होती फिजिकल क्लास में पढ़ लेंगे। एक रिलेशन डिस्कस कर लेंगे हम, Kp और Kc के दरमियान एक रिलेशन होता है, जो इंशाल्लाह फिजिकल क्लास, आई थिंक सो मंडे को हमारी क्लास फिजिकल होगी, उस फिजिकल क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा।
आई होप सो कि आपके क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम है तो हम इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में थोड़ा सा इसका रिव्यू करवा देंगे लॉ ऑफ मास सेक्शन। ठीक है जी, तो ये हमारा लॉ ऑफ मास सेक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैं दूसरा टॉपिक अभी टच नहीं कर रहा कि मुझे पता है कि थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है और मे बी हम जब मंडे को क्लास होगी तो शायद उसमें भी हम इसको रिव्यू करवा के आगे चलें। तो आज मैं यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। ओके, दैट्स ऑल।